जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, तो मॉडर्न हिस्ट्री के आज अपने नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ते हैं दोस्तों। तो लगातार आप इसको फॉलो करिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे इनिशिएटिव को। अगर आप लगातार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको देखिए एग्जाम कोई भी आप देंगे, बिगिनर हो या आप जो भी हो, आपको मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, UPGK और मिसलेनियस, इनमें कमांड करनी है। चाहे आप किसी भी साल एग्जाम दें, आप हर साल प्रीलिम्स निकाल ले जाएंगे। और इतना कंटेंट हम देते हैं जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो टेस्ट सीरीज उसके साथ आप लगाएंगे तो लगातार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमारे SCS के ऐप में टेस्ट सीरीज में बहुत डिस्काउंट चल रहा है 50% का, चाहे UPPSC हो, चाहे बिहार PCS आप दे रहे हो, चाहे आप दे रहे हो RO, सबके लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट आप ले सकते हैं हमारी ऐप। तो अब आगे के लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे सिख एम्पायर। तो सिख एम्पायर की अगर शुरुआत करें तो देखिए रंजीत सिंह से सिख एम्पायर का जो सबसे महान रूलर माने गए वो यही माने गए। और जो आपको याद रखना है, रंजीत सिंह जो थे वो शुक्र चक्या मिसल के थे। शुक्र चक्या मिसल क्या है? अब जो सिख थे वो 12 मिसल में डिवाइड थे, जैसे बहुत सारे थे, आलू वालिया, फाजिलपुरिया, कन्हैया। तो आपको बस ये याद रखना है कि रंजीत सिंह किससे थे, तो शुक्र चक्या मिसल से थे। रंजीत सिंह, ये जो सिख एम्पायर है, इनकी राजधानी दो थी, एक थी लाहौर, दूसरी थी अमृतसर। लाहौर जो थी वो पॉलिटिकल कैपिटल थी, यानी राजनीतिक राजधानी थी, और वहीं अमृतसर जो थी रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी थी। तो ये दोनों याद रखने, एग्जाम में पूछता है। दूसरी आपको ट्रीटी याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एक महत्वपूर्ण ट्रीटी और है जो आपको याद रखनी है, वो है त्रिपक्षीय या ट्रीपैराटाइट ट्रीटी, 1838 में होती है। कौन सी? त्रिपक्षीय संधि, या इंग्लिश में इसको ट्रीपैराटाइट बोलते हैं, TRAPRTIT, ट्रीपैराटाइट ट्रीटी भी बोला जाता है। ये क्या थी देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये अफगान है और सिख का जो एम्पायर था ये सतलज नदी तक ही था। ये अमृतसर ट्रीटी में बनाया गया था कि अंग्रेज जो सिखिज्म का एम्पायर है वो सतलज तक ही रहेगा। अब अंग्रेजों को क्या करना थी, ये लोग कह रहे थे हम मध्यस्थता करेंगे, अफगान के जो आमिर्स हैं और आपके बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें मध्यस्थता के लिए बनाई गई थी कि हमें यहाँ से रास्ता दो, दोस्त मोहम्मद जो था उस पर अटैक करने के लिए, अफगान का आमिर जो था, क्योंकि अंग्रेज अफगान को कब्जा करेंगे। खैर आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी। ट्रीपैराटाइट ट्रीटी जो है ये रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में ही हुई थी, ये भी ठीक है, रंजीत सिंह वगैरह इंग्लिश, ठीक है, इसको भी याद रखना 1838 में। और एक 1809 वाली ट्रीटी। और सिख से भी अंग्रेजों की दो वॉर हुई है। एक हुई पहली फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बोलें, या आंग्ल जो सिख युग है, एंग्लो सिख वॉर, ये हुई थी पहली 1845 से 46 में, जो आपको समय याद रखना है 1845-46 में। इसको लेके एक ट्रीटी भी हुई है जो कि आपको याद रखना है। देखिए जो प्रीलिम्स के लिए, मतलब जो आपके एक ही एग्जाम है उसके फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो यही ट्रीटी होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, ट्रीटी ऑफ लाहौर, या लाहौर की संधि भी बोलते हैं, ठीक है, लाहौर की संधि या ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। समय सबके याद रखने हैं क्योंकि यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है अंग्रेज और सिखिज्म के बीच में, सिख एम्पायर के बीच में। मतलब अब इस ट्रीटी से सिख एम्पायर जो होता है वो थोड़ा खफा हो जाता है, तो एक संधि और करते हैं लोग अंग्रेजों से, ट्रीटी ऑफ भैरोवल बोलते हैं इसको, BHAIROWL, ठीक है, ट्रीटी ऑफ भैरोवल। ये भी यही 1846 में ही होती है, जो आपको याद रखनी। पहले एंग्लो सिख वॉर में दो ट्रीटी होती, ट्रीटी ऑफ लाहौर, फिर ट्रीटी ऑफ भैरोवल हो जाती, ठीक है। दूसरा एंग्लो सिख वॉर कब होगा फिर? अब रंजीत सिंह तो रहे नहीं है, वो पहले ही भाई मर गए। मराठा वॉर, मतलब एंग्लो जो सिख वॉर है वो हो नहीं पाई है, तो इनके जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं थे। तो दूसरी एंग्लो सिख जो वॉर होती है, एंग्लो सिख वॉर, ये भी आपको समय याद रखना है, 1848 से 49 में होती है, ठीक है, 1848 से 49। इसमें कोई ऐसी ट्रीटी नहीं होती है। यहाँ से फिर इनका काम ख़त्म हो जाता है एंग्लो सिख वॉर का, ये अपने ही मराठा में इसको शामिल, मतलब अंपायर में फिर ब्रिटिश चर्चेस को शामिल कर लेंगे। तो आपको ये दो टाइम पीरियड याद रखने हैं, पहली एंग्लो सिख वॉर और ट्रीटी ऑफ लाहौर, या लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ भैरोवल, और एंग्लो सिख वॉर दूसरा 1848-49, क्या लिख दिया मैंने, 1848-49, रुको सही कर देता हूँ इसको, 1848 से 49 में, ठीक है। उसके बाद आपको एक ट्रीटी और नेपाल से जो हुई है वो याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ट्रीटी
ऑफ सगौली सुना होगा आपने, SAGAULI, है ना, ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली कब हुई थी? 1816 में। इसमें क्या हुआ था, नेपाल जो है वो अब ब्रिटिश एम्पायर में नेपाल भी आ जाता है, और नेपाल जो है वो सिक्किम से अपने सारे क्लेम्स वापस ले लेता है, मतलब सिक्किम से भी नेपाल को भगा दिया जाता है, ब्रिटिश इसको कब्जा कर लेंगे, है ना। तो आपको ये ट्रीटी ऑफ सगौली का टाइम पीरियड याद रखना है, इतना ही आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत है, 1816 में। अब बर्मा की तरफ अगर चलें तो बर्मा को ब्रिटिशर्स अपने एम्पायर में मिलाते हैं 1885 में। बर्मा जो है वो मर्ज हो जाता है। मर्ज कब होता है ब्रिटिश एम्पायर में? ब्रिटिश इंडिया में 1885 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बर्मा से भी 3 वॉर होती हैं। पहली एंग्लो बर्मा वॉर होती है 1824 से 26 में, ठीक है। पहली एंग्लो बर्मा वॉर कब होती है? 1824 से 26 में। दूसरी एंग्लो बर्मा वॉर कब होती है? 1852 में। तीसरी एंग्लो बर्मा वॉर कब होती है? 1885 में, वही जब इसको मर्ज कर लिया जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये तीनों याद रखनी है, एंग्लो बर्मा वॉर 24 से 26, 1852, 1885। और पहली बर्मा वॉर इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि इसी से ट्रीटी ऑफ यंदाबो होती है। ट्रीटी ऑफ यंदाबो या यंदाबो की संधि, है ना। तो आपसे पूछेगा ट्रीटी ऑफ यंदाबो किसके बीच में हुई है? तो ट्रीटी ऑफ यंदाबो जो है पहले में हुई है 1826 में, अंग्रेजों और बर्मा एम्पायर जो था उसके बीच में हुई है, ठीक है। दूसरा एंग्लो बर्मा वॉर 1852 में, इसमें कोई संधि नहीं होती। तीसरा 1885, इसमें भी कोई ऐसी संधि नहीं होती, ठीक है। एक संधि और जो आपको याद रखनी है जो तिब्बत से हुई थी, ये जो तिब्बत है, ट्रीटी ऑफ लासा। ट्रीटी ऑफ लासा ये 1904 में हुई। ये सारे ईयर्स वाइज ही मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। सारी संधियाँ, सारे वॉर एक सेपरेट वीडियो में इसीलिए मैं आपको देख रहा हूँ, इसको प्लीज़ नोट डाउन करके लर्न करिएगा। ट्रीटी ऑफ लासा 1904 किसके बीच में होगी? अंग्रेज और तिब्बत के बीच में, है ना, तिब्बत एम्पायर जो था उनके बीच में होगी। ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल और अंग्रेज के बीच में। लाहौर की संधि सिख के बीच में 1846। ट्रीटी ऑफ बहरावल भी ऐसे ही होगी, पहली सिख वॉर में, सेकंड में कोई नहीं। बर्मा से होती है ट्रीटी ऑफ यंदाबो 1826 में, और बर्मा से 3 वॉर होते हैं हमारे। 1885 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर दिया जाता है। अब अफ़गान की अगर बात करें तो एंग्लो अफ़गान वॉर भी हमारी 2 होती हैं। एक पहली एंग्लो अफ़गान वॉर होती है, एंग्लो अफ़गान वॉर, नोट करिएगा प्लीज़ इसको। एंग्लो अफ़गान वॉर जो होती है पहली, वो 1839 से 42 में होती है। कब होती है? 1839 से 42 में होती है। दूसरी एंग्लो अफ़गान वॉर होती है आपकी 1870 से 80 में। 1870 से 80 में सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर होती है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दूसरी एंग्लो अफ़गान वॉर क्योंकि इसी में एक ट्रीटी ऑफ गंडमक होती है। ट्रीटी ऑफ गंडमक, गंडमक, प्लीज़ इसको नोट जरूर करते रहिए, मैं सब अलग अलग आपको बताया। ट्रीटी ऑफ गंडमक, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर 1839 से 42, दूसरी 1870 से 80। तो ट्रीटी ऑफ गंडमक यही 1889 में हो जाती है, ठीक है। मैंने सारी वॉर्ड्स और सारे आपको ट्रीटी बता दी हैं, प्लीज़ इसको नोट रखिएगा। दूसरी अब ये जो पॉलिसी है आपको जो याद रखनी है वो है रिंग फेंस पॉलिसी या घेरे की नीति। इसको लाया कौन था? वॉरेन हेस्टिंग लाया था। पहली चीज़ इसको याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। ये था क्या? इसको ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ब्रिटिश की टेरिटरी है, ठीक है, तो ये एक बफर जोन बना रहे हैं। बफर जोन क्या होता है उसको समझते हैं पहले। बफर जोन ये होता है, अब ये समझ लीजिए इन अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पड़ोसियों को क्या करेंगे? सुरक्षा देंगे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, अगर आप पे कोई इन्वेजन करता है हमारी आर्मी आपकी रक्षा करेगी, पर बदले में खर्चा आप ही को देना है उसका। अब देखिए अपनी ही जगह बचाने के लिए उन्हीं से पैसे ले रहे हैं। अब ये मानिए बाई चांस यहाँ से कोई आक्रमण करता है, ठीक है, इन पे आक्रमण करेगा तो इनके बाद तो इन्हीं पे करेगा, तो जब ये इन्हीं को बचा लेंगे और इनका पैसा भी नहीं लग रहा है, पैसा तो यही लोग आर्मी को देंगे, है ना। तो इसका मतलब यही था कि रिंग फेंस के भीतर क्या करा गया था, जो राज्य थे बड़े, उनके स्वयं के खर्चों पर उनको सुरक्षा देना, ताकि ये लोग अपनी टेरिटरी उसको सुरक्षित रख सकें, है ना। तो एक बफर जोन बना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिंग फेंस पॉलिसी लाया कौन था? याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग। ये क्या है कि अपनी टेरिटरी की सुरक्षा के लिए पड़ोसियों को क्या देना? अपनी सैन्य शक्तियाँ देना, और बदले में खर्चा कौन देंगी? वही देंगी। तो एक तरह से जो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सेली लाता है ना, ये उसी की तरह है। और वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड भी याद रखना, 1773 से 85, 1773 से 1785। इसके बाद लॉर्ड वेल्सेली जो आता है, कौन? लॉर्ड वेल्सेली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये लाएगा सहायक संधि, इसी की तरह है ये पूरी सहायक संधि, या इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी अलायंस। अब देखिए ये भी बहुत अंग्रेजों का मतलब एक शार्प माइंड ही कहेंगे इसको, इतना शानदार ये एक ट्रीटी थी। टाइम पीरियड इसका लॉर्ड वेल्सेली का 1798 से 1805 था, उस बीच में ये इसको लाया था।
अब बहुत ही शानदार ये इसलिए कही जाती, पहले देखिए अंग्रेज़ों को नेपोलियन का खतरा सता रहा था कि नेपोलियन कहीं अटैक ना कर दे, तो और इन लोगों के पास अभी इतने फंड्स वगैरह भी नहीं है तो इनको नुकसान हो। तो इन लोगों ने क्या करा, जो यहाँ के राजा थे, राजाओं से संधि करी। कि क्या संधि थी कि हम अपनी सेना जो है, हमारी सेना आपके राज्य में रहेगी, आपके राज्य में ही रहेगी, आप उसको खर्चा देंगे, उसका खर्च उठाएंगे, बदले में वो आपको रक्षा देगी, है ना। और जो राजा होंगे, अब वो राजा किसी से युद्ध बिना अंग्रेज़ों की परमिशन के नहीं कर सकते। मतलब देख रहे हो, अगर आप अंग्रेज़ों के पास आ गए यानी आप उनसे कमज़ोर हो गए। तो अब कोई भी राजा अंग्रेज़ों की बिना परमिशन के युद्ध नहीं कर सकता है, कोई भी राजा जो है संधि नहीं कर सकता है। और राज्य जो होगा अपनी राजधानी में एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट रखेगा। अंग्रेज़ी रेजिडेंट मतलब एक अधिकारी जो होगा वो पूरी तरह से वहीं रहेगा, ठीक है। और सारी सेनाओं का अधिकार भी इन्हीं के पास होगा, ठीक है। तो ये सब मोटे मोटी चीज़ें याद रखना कि सर जो राज्य होंगे वहाँ सेना रहेगी, सेना का जो अधिकारी होगा वो भी अंग्रेज होगा, बिना उसकी परमिशन के आप युद्ध नहीं कर सकते, आप किसी से ट्रीटी नहीं कर सकते, अंग्रेज रेजिडेंट आपके साथ ही रहेंगे, आपकी कंपनी ही जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शत्रुओं से सुरक्षा करेगी, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे पहले कौन ज्वाइन करता है 1798 में, तो जो हैदराबाद का निज़ाम है, हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले सहायक संधि यही ज्वाइन करता है, हैदराबाद का निज़ाम 1798 में। फिर पूछता है मैसूर ने कब ज्वाइन करी, दूसरी बात 1799 में। आपको इस समय याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अवध जो है, अवध उसने 1801 में सहायक संधि ज्वाइन करी थी। और आपका जो फिर सभी धीरे धीरे कर लेंगे, तो याद रखिएगा इसको। और भी लोग, ये लोग शामिल होंगे, ठीक है। जातिपुर, संबलपुर, सतारा, झांसी सभी ज्वाइन करेंगे। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपने तीसरी पॉलिसी बहुत ही फेमस है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको लेके झांसी की रानी युद्ध भी लड़ती हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या इसको व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत। अब ये क्या था, इसको जानते हैं। सबसे पहले इसको लाया कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है वो लाया था इसको। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1848 से 56 में है टाइम पीरियड इसका। देखिए इसका बहुत ही, इसमें भी बहुत ही दिमाग लगाएंगे। देखिए कई राजा जो होते थे, आपको लगता था भाई राजा बेटे की ख्वाहिश होती थी, क्यों, क्योंकि बेटा ही जो होगा वो भाई उनका राजा संभालेगा। अब कई राजाओं के बेटे होते नहीं थे, लड़कियां हैं अगर, तो वो जो लड़का अगर गोद ले लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, तो वो उनका राज्य संभालेगा। इन लोगों ने यही करा कि जो अडॉप्टेड सन होगा वो राज्य का अधिकारी नहीं होगा, है ना, वो उस स्टेट का जो होगा लीगल हायर नहीं होगा। हाँ, उसको फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, पैसा है, वो तो मिलेगा, पर वो राजा नहीं बन सकता अडॉप्टेड बेटा। अगर किसी भी राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके अडॉप्टेड सन है, तो वो हड़प लिया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ये क्या करते थे, ब्रिटिश एम्पायर में उसको शामिल कर लेते थे। ये बेसिकली था, जिसको लेकर झांसी की रानी ने भी काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी करा था दोस्तों। अब इसमें एग्जाम में पूछता है कि सबसे किसको किसको कब शामिल करा गया था, तो ये भी याद रखो। जैसे सतारा, तो सतारा 1848 में सबसे पहले इसी को ज्वाइन कराया गया था, ठीक है। फिर जैतपुर है, संबलपुर है, जैसे जैतपुर, संभलपुर, ये ज्वाइन करते हैं 1849 में। कब ज्वाइन करते हैं, 1849 में, ठीक है। फिर जैसे बघौट है, बघाट है 1850 में, ये ज्वाइन करता है। उदयपुर था, ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ टाइम पीरियड पूछता है, आपको याद करना होगा ये, ठीक है। झांसी 1854 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे समय याद रखना है। आपने अगर देखे होंगे PYQ, ये समय पूछता है आपसे, ठीक है। कि सतारा ने कब ज्वाइन करा, 1848 में, व्यपगत का सिद्धांत। संबलपुर, जातिपुर 1849, बघौट 1850, उदयपुर आपका 1854, झांसी 1854, ठीक है। मोटा मोटा आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी, जितनी मैंने बताई हैं। प्लीज़ इसको कॉपी में नोट करिए, अच्छे से लर्न करिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिए। कहीं भी प्रीलिम्स में इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम भारत का देंगे ना, सब में ये आपकी हेल्प करेगा।